नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब लॉकडाउन में सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। जैसे कि मेरी पहली वुमेन रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, सो मैं अपना यूट्यूब चैनल फॉर मेरा प्रोफेशन के लिए जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। सो उसका लिंक मैंने नीचे दिया है कमेंट सेक्शन में, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे मैं सिर्फ अपनी ट्रैवल वीडियोस और अपने पैशन के रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। सो आज मैं एक और टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बर्निंग इशू है, किसी भी एज ग्रुप में आप ले लें, एडोलेसेंट्स में, लेडी की रिप्रोडक्टिव लाइफ में या फिर ओल्ड एज में। तो इसका नाम है PCOD, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कौन से एज की ग्रुप की वुमेन हैं जो इसमें अफेक्ट होती हैं। इसमें एडोलेसेंट्स जो है उसमें 10 से 30% लेडीज़ अफेक्ट हो रही हैं, और जो अडल्ट वुमेन हैं उसमें ये 5 से 20% जो है ये देखा जाता है। तो ये होता क्यों है, रीजंस क्या क्या हैं इसके, क्या कोई एक कारण है जो इसको लीड करता है, और क्यों PCOD होता है। बहुत लोग हमसे यही सवाल पूछते हैं कि मैम मुझे क्यों PCOD हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों हुआ है, रीज़न क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जो कि PCOD के साथ रिलेटेड है। इसको एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ कहा जाता है, मतलब क्योंकि एक सिंड्रोम है तो एक कलेक्शन है बहुत सी चीज़ों का। तो इसके कारण क्या क्या हैं, कहाँ से शुरू होते हैं। अगर हम ऊपर से यहाँ स्टार्ट कर दें, सबसे पहले हमारा अपना जो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे अंडेदानी की, जो ओवरी रहती है उसके अंदर भी हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कि अंडा बनने की अंडा की क्वालिटी ये सब अफेक्ट होती है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड्स में भी हार्मोन का जो है इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसके बाद आता है हमारे पेरिफेरल फैट रहता है, फैट के अंदर भी जो है उसमें जो है चेंजेस आते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। ये एक न्यू टर्म है जो मतलब इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आएगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आपको इसका थोड़ा सा ज्ञान दे पाऊँ। और आज जो एक रीसेंट चीज़ इसके साथ डिटेक्ट हुई है कि क्यों PCOD हो रहा है, जिसको हम जेनेटिक फैक्टर कह रहे हैं। जेनेटिक फैक्टर मतलब कि हमारे अंदरूनी, जब बच्ची माँ के पेट के अंदर होती है उस दौरान ही कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग हो जाती है बॉडी की, बच्चे के अंदर ही सिस्टम के सेल्स की प्रोग्रामिंग होती है कि वो बच्ची पूरी अपनी लाइफ में PCOD को प्रिडिस्पोज हो जाती है। तो जेनेटिक फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक और फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जैसे स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें आती हैं जो हम जानते हैं कि बहुत ही लिंक्ड है PCOD के साथ, या फिर ओबेसिटी के साथ, मोटापे के साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। तो ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इकट्ठे जब आ जाते हैं तो ये PCOD को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बीमारी बना देते हैं। अब एक बात जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना, कि आप PCOD को क्योर नहीं कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि BP पूरी तरह से ना हमको दवाई खानी ही पड़ेगी पूरी लाइफ लॉन्ग, तो ये PCOD की प्रॉब्लम जब से आप लेडी अगर इन यूट्रो है, उसको ये जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है PCOD की, तो ये उसको चीज़ जब वो एडोलेसेंट बनेगी या जब वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएगी, मतलब अडल्ट बनेगी, और उसके बाद जब वो ओल्ड हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, उस एज ग्रुप में अलग अलग एज के साथ साथ अलग अलग तरीके की इसकी प्रॉब्लम्स या अलग अलग तरीके के सिम्टम आएंगे जो कि PCOD के साथ लिंक होते हैं। सो ये एक क्रॉनिक इलनेस कह सकते हैं जिसको है, इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं क्योंकि हमारी जेनेटिक चीज़ है, तो इसको हम अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। जिस तरह की मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, ये एक क्रॉनिक इलनेस है और इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, बट पूरी तरह से हम इसको क्योर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए कि हमें इसको कंट्रोल में लाना है और इसकी जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करना है, और साथ ही साथ हमें कोशिश रखनी है कि हमारे को इसकी कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगी इनकी प्रेजेंटेशन, किस तरह से एक मरीज़ आपको जो है प्रेजेंट करेगा अगर वो आपने उसको PCOD लेबल कर दिया। तो हर एक वर्ग की महिला, चाहे वो एडोलेसेंट में आ रही है या वो जब थोड़ी सी 20 से 30 साल की उम्र या 20 से 40 साल की उम्र में आ रही है या फिर 40 साल से ऊपर आ रही है, किस तरह वो आपके पास क्या तकलीफ़ लेके आ सकती है। आप देखें कि
जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे आएंगे आपके पास, उनको क्या से ज़्यादा जो है हाइपर एंड्रोजनिज्म की प्रॉब्लम होगी, हर्शिटिज्म हो सकता है, बालों की ग्रोथ जैसे ज़्यादा हो सकती है, उनको पिंपल्स हो सकते हैं, एक्ने हो सकता है, उनको पीरियड्स माहवारी में जो है इरेगुलरिटी हो सकती है, समय पे नहीं आते हैं उनके पीरियड्स, मोटापा हो सकता है, मोटापा भी इससे एसोसिएटेड हो सकता है। फिर जो आपके पास मध्यम वर्ग की लेडीज़ आती हैं उनमें भी सेम ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा उनको क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, माहवारी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है या लेट आ रहे हैं पीरियड्स, उसके कारण उनको बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। उसको भी जो इनफर्टिलिटी है उसके लिए ट्रीटमेंट होती है, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। उसी सेम एज ग्रुप में मोटापा भी हो सकता है, उनको वेट लूज़ करने में दिक्कत आ रही होती है। फिर हम जब बात करते हैं 40 साल से ऊपर की महिलाओं की, उनमें अलग तरीके की किस्म की प्रेजेंटेशन होती है। मोटापा हो सकता है, उनमें बीपी ब्लड प्रेशर आ सकता है, डायबिटीज़ आ सकती है, शुगर बढ़ सकता है। उसके बाद उनको चर्बी ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, जिसको डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ ये तीनों चीज़ें इकट्ठे होना, बीपी, शुगर और आपका मोटापा, साथ में चर्बी, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, ये सब हो सकते हैं और उनको रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी बढ़ जाता है। कुछ को दिक्कत आती है सोने में भी, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, क्योंकि मोटापा इतना ज़्यादा होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है सोते समय। तो ये अलग अलग वर्ग की महिलाओं को डिफरेंट काइंड ऑफ जो है सिम्टम्स आते हैं और वो हमारे तरफ पास जो है वही प्रॉब्लम लेके आती है। अब जब वो एक स्पेशलिस्ट के पास आती हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनको काउंसल किया जाए, सबसे पहले काउंसल किया जाए इस बीमारी के बारे में कि ये है क्या और ये क्यों हो रही है उनको। फिर हम बात करें कि इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और मैनेजमेंट करने के लिए जिस ग्रुप में वो आ रही हैं, जो सिम्टम लेके आ रही हैं, वही हमें मैनेजमेंट करनी है। लास्ट हम जो बात करेंगे, हमें प्रिवेंट करना है कि इसके लॉन्ग टर्म रिस्क फैक्ट जो भी हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो आगे जाके 40 साल के ऊपर उन्हें हो सकते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो हम अब डिस्कस करेंगे वो है किस तरह से इसको डायग्नोज किया जाए। सो कभी भी आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हर एज ग्रुप में डिफरेंट हैं, आपको वो सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसको सेल्फ डायग्नोज मत कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको सही तरीके से लेबल करेगा कि आप पीसीओडी हैं कि नहीं। और लोगों की बातें में सुने, क्योंकि आप मोटे हैं या क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या क्योंकि आपके मुंह पे दाने हैं या फिर आपके मुंह पे बाल हैं या आपको थोड़ा सा आगे से जो है हेयर फॉल हो रहा है फ्रंटल रीजन से, तो ये चीज़ें लोग नहीं डिसाइड करेंगे। पीसीओडी लेबल होने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाना होगा। आप गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, वो ही डिसाइड करेंगे कि आप पीसीओडी हैं या आप उस कैटेगरी में नहीं आते। सो सबसे पहले जो इसके फीचर्स हैं, या तो ये हाइपर एंड्रोजनिज्म जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें कि मेल हार्मोन जो है लेवल बॉडी में एक फीमेल की ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। उसके कारण क्या क्या हो सकता है, उसके कारण जो कुछ जगहें हैं जहाँ पे नॉर्मली एक आदमी में बाल उगते हैं, वैसे ही उन जगहों पे लेडीज़ में बाल उगने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप कहें कि अगर चिन पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है बालों की, या साइड्स पे हेयर पूरे फेस पे आ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आपके बैक में ज़्यादा बाल है, या चेस्ट के ऊपर या ब्रेस्ट के ऊपर या फिर आपके आर्म्स में। तो कुछ जगहें हैं जो कि एक डायग्नोसिस क्राइटेरिया बनाया गया है डॉक्टर्स के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंगली अगर उन जगहों पे बाल आ रहे हैं तो वो एक मेल पैटर्न के अंडर आता है। और जिस तरह की आदमी में बाल आते हैं और वो फीमेल में जब देखा जाता है उसको हम हर्शिटिज्म कहते हैं, यानी कि एक्सेस बालों की ग्रोथ। दूसरा जो चीज़ हम देख सकते हैं इसमें वो कहते हैं एक्नी। एक्नी आप समझते हैं पिंपल्स कॉमन लैंग्वेज में। अगर आपको बहुत ही मॉडरेट टू सीवियर डिग्री एक्नी हो रही है, और ना ये सिर्फ एडोलेसेंट्स में ही नहीं है, आप अलग इवन एक 30 साल से ऊपर की महिला में भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये भी फीचर आ रहा है, ये भी पॉइंट आउट करेगा उसकी तरफ, हाइपर एंड्रोजनिज्म की तरफ, मतलब कि एक्सेसिव मेल हार्मोन्स। उसके बाद कुछ लोगों को देखा जाता है कि आगे का हिस्सा, जैसे सिर का ये फ्रंटल रीजन कहते हैं, यहाँ पे बाल जो है झड़ने शुरू हो जाते हैं, पीछे के हिस्से में नहीं, सिर्फ आगे के हिस्से में, इस रीजन के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो देखी जाती है, इसी हाइपर एंड्रोजनिज्म को हम कुछ टेस्ट के द्वारा भी देख सकते हैं, जांच सकते हैं। बाकी जो क्लिनिकल फीचर्स अलग, और दूसरा हो गया कि टेस्ट के द्वारा जांचना, तो उसमें भी ये आ सकता है।
फिर हम जब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कुछ कि मैं आपकी जो पीरियड्स रहते हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आना शुरू हो जाती है। मतलब जो नॉर्मली हम कहते हैं कि पीरियड्स जो है 35 डेज़ के बियॉन्ड अगर आए तो उसको हम ओलिगो ओव्यूलेशन बोलते हैं। या फिर पीरियड्स ना आए बहुत ही देर तक, जैसे कि 2 महीने नहीं आए, किसी को 3 महीने नहीं आए, तो वो एनोव्यूलेशन कहा जाता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि अल्ट्रासाउंड पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि हमें इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि शायद ये पीसीओडी लेबल की जा सकती है। सो हम पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन स्कैन कराया जाता है, उस पर हम देखते हैं कि अंडेदानी के बाहर की जो है आउटलाइन पे बहुत से छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखते हैं इकट्ठे हुए हुए, तो उसको हम भी चेन एक नेकलेस अपीयरेंस का नाम देते हैं। वो क्लासिकली डिनोट करता है पीसीओडी। इनमें से दो में से 3 क्राइटेरिया, 3 आपको मैंने बताए, हाइपर एंड्रोजनिज्म, पीरियड्स का इरेगुलर होना, और तीसरा मैंने बताया कि स्कैन पे दूसरे या तीसरे दिन पीरियड्स के जो स्कैन हुआ है उस पर नेकलेस अपीयरेंस आना, तो उसको हम बोलते हैं पीसीओडी।